अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ। ये इजलास इसलिए अहम था क्योंकि एक इजलास 31 मार्च को हुआ जिसकी जो सदारत है वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे वो कर रहे थे, और उसका एजेंडा जाहिर है कि क्या उनकी हुकूमत को हटाने के हवाले से कोई बैरूनी साजिश हुई है वो थी। और उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ, वो भी हमारे सामने है। और आज जिस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसकी सदारत की मुल्क के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, और उसका एजेंडा भी बुनियादी तौर पर यही फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के हवाले से लगाए जाने वाले जो इल्ज़ामात है उसको डिबेट करना था। अब शहबाज जो स्टेटमेंट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से ये जो आज का इजलास हुआ है उसमें जो आई है उसमें एक बात तो वाज़ेह हो गई, बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर ये कंक्लूड किया गया है कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इल्ज़ामात लगा रहे थे कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है, जो इस एलामिये में कहा गया कि इस तरह की कोई साजिश सामने नहीं आई। और अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे ख्याल में इसको पढ़ दें जरा, जो एक्चुअल जो स्टेटमेंट है उसमें कहा क्या गया है, ऑपरेटिव पैरा है। हाँ, ऑपरेटिव पैरा है। उसमें ये जो कहा गया है कि बुनियादी तौर पर मैं ट्रांसलेट कर दिए देता हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें बुनियादी तौर पर जो टेलीग्राम जिसे कहते हैं, ज़रा के मरासला कह लें, ख़त कह लें, जो अमेरिका में जो हमारा सफारतखाना है वो रिसीव हुआ, उस पर डिस्कशन की गई। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो साबिक सफ़ीर थे असद मजीद, जिनकी कॉन्वर्सेशन अमरीकी एहलकार से वहाँ पे हुई थी, वो भी इस मीटिंग में शरीक थे। और उन्होंने इस एलामिये के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो शुरका हैं, जो कंटेंट थे और जो कॉन्टेक्स्ट था इस डिप्लोमेटिक केबल था, उससे उनको ब्रीफ किया। और फिर आगे चल के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है वो ये कहता है कि एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो लास्ट 31 मार्च को जो मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें जो फैसले लिए गए थे उसको उन्होंने रीअफर्म किया, उसको रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन इसके अंदर अगेन जो आगे कहा गया है कि जो पाकिस्तान की प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने अगेन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को यह बताया कि उनको कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि किसी किस्म की कोई बैरूनी साजिश हुई है। Therefore, the National Security Committee, after reviewing the contents of the communication, the assessments received and the conclusions presented by the security agencies, concludes that there has been no foreign conspiracy. मेरे ख्याल में इससे क्लियर, इससे वाज़े और बयान हो नहीं सकता कि इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, तमाम जो शुरका हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, उन्होंने इसको इंडोर्स किया है कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं। इसमें दो बातें हैं। एक जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात, जो इवन के पिछले वाला इलामिया भी आप उठा के देख लें, उसमें नहीं मिलती। इसके अंदर जो चीज़ उन्होंने रीअफर्म की है, रीअफर्म उन्होंने क्या किया है, जो 31 मार्च की मीटिंग थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चेयर की, उसका भी इलामिया था। उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, द कमेटी एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न एट द कम्युनिकेशन टर्मिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फॉरेन ऑफिशियल एज अनडिप्लोमेटिक। तो उनका जो कंसर्न था उसके जो जिसको उन्होंने इंटरवेंशन का, हाँ, इंटरवेंशन के, और इससे पहले हम प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि सिफारती लैंग्वेज में मुदाखलत का जो मतलब है हरगिज ये नहीं होता कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और ये मतलब इसमें मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म जो साबिक हैं इमरान खान साहब, उनको भी ये पता था कि कोई साजिश नहीं है। उनका जो कल का जलसा था लाहौर में, जो उसका इख्तिताम जिस नोट के ऊपर उन्होंने जलसे का किया कि जी जिन्होंने गलती की है मुझे हटाने की, वो जल्दी इलेक्शन करवा के अपनी गलती को सुधार सकते हैं। उनके तजादात हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिया कि फौज से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत। इसका मतलब ये हुआ, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, अमेरिका ने की है, फिर दूसरी तरफ आप कुछ जो लोकल जो प्लेयर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो इनके अपने बयानात में भी तजादात हैं। एक चीज क्लियर है ना कि वो उनको ये बात समझ आएगी कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वाली बात ज्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगी। अब वापस तो उन्होंने सियासत पाकिस्तान में करनी है। अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो फिर रियासती इदारों के साथ आप लड़के तो सियासत कर नहीं सकते। लेकिन जो अभी तक का जो रद्द अमल आया है उनकी तरफ से, वो अभी भी तहरीक इंसाफ वाले बज़िद हैं
वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आज के इजलास में अगर 31 मार्च के एलामिये को इंडोर्स किया है तो इसका मतलब है कि वो मुदाखलत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो तरीके इंसाफ के मुताबिक मुदाखलत और साजिश में कोई फर्क नहीं है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पहलू है, देखिए इसकी वैसे आपने एक दफा मिसाल पहले भी दी थी मुदाखलत मैं दे की और चुका हूं साजिश पहले। की। हाँ, मैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक पहलू है, देखिए इस मीटिंग में अगर आपको याद होगा कि 27 मार्च को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जलसे में वो मुबैना लेटर या डिप्लोमेटिक केबल लहराई कि जी उनके खिलाफ साजिश हुई है। 29 मार्च को ट्रिब्यून में मैंने खबर की, और आज का जो एलामिया है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो वो उसकी डिट्टो कॉपी है कि उसमें एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा था जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कि हमें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि कोई इनके खिलाफ साजिश हुई है। और इस जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज का जो एलामिया है उसमें अगर आप गौर करें तो उसमें कहा गया कि द NSC was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. Again informed, इसका क्या मतलब है कि पहले 31 मार्च को उन्होंने कहा था। जिसकी जो हमारे जो DG ISPR ने भी कहा था कि अगर किसी को शक है तो वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के उसको डी क्लासिफाई कर दें। 31 मार्च की इसका मतलब है जो मीटिंग हुई थी, जो मेरे जराए ने भी इससे पहले तस्दीक की थी, उसमें जो हमारे अस्करी हल्के हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस एहलकार हैं, उन्होंने एग्जैक्टली मीटिंग में यही पोजीशन ली थी कि बेशक ये डिप्लोमेटिक केबल आई है, इसके अंदर जो जो बातें एलामिया में तो आ गई कि वो लैंग्वेज का सख्त इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमें कम से कम ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे हम ये नतीजा अखज़ करें कि ये आपके खिलाफ कोई बैरूनी साजिश हो रही है या जो तहरीके अदम एतमाद जो आई है या उसके नतीजे में अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, उसके पीछे कोई बैरूनी साजिश या अमरीका का हाथ है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शायद ये जो बात है कि जो अगर फर्दर इसको अगर एलेबोरेट करें कि जो साबिक सफ़ीर जो पाकिस्तान के अमेरिका में थे, असद मजीद, जिनकी कॉन्वर्सेशन हुई अमरीकी एहलकार से, तो उसमें उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट के ऊपर बात की। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो था वो आपको पता है कि कॉन्टेक्स्ट था रशिया, और रशिया के मामले को लेकर के अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है। जो भी मुल्क, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के साथ उनके बड़े टफ नेगोशिएशन चल रहे हैं, जो अमेरिका का या मगरब का साथ नहीं दे रहा या यूक्रेन पर जो कुछ रशिया ने किया उसकी मजम्मत नहीं कर रहा, उसका वो काफी सख्त मेरे ख्याल में बिहाइंड द सीन भी और अदरवाइज भी मैसेजिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में कॉन्टेक्स्ट था। और इसके अंदर मैं एक आखिरी बात ये कहूंगा कि इससे एक बात जाहिर होती है कि अब जो साबिक जो सफीर हैं उनका भी नुक्ता नजर इसके अंदर आ गया कि उनकी प्रेजेंटेशन के बाद, तमाम असेसमेंट्स के बाद और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो कंक्लूजन्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, उसके बाद NSC इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो अब इसके अंदर कोई इबाम नहीं रहता मेरे ख्याल में। NSC दूसरी दफा इस नतीजे पे पहुंची है कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं है। पहला भी यही नतीजा था लेकिन ऐलान नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त वो जो बयानिया था उस वक्त की हुकूमत को सूट करता था। उन्होंने वो प्रेस रिलीज में उस तरीके से उसको नहीं डाला। याद रहे कि जो 7 मार्च की जो मीटिंग थी, जो गालिबन एम्बेसडर जो आउटगोइंग थे उनके मेरा ख्याल उनके रेजिडेंस के ऊपर हुई थी, और उसमें कौन अफराद शामिल थे? असद मजीद साहब खुद थे, हमारे डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन थे और डिफेंस अताशी थे, और चौथी शख्सियत वो थे जो नोट टेकर थे वहां पे जो हमारे काउंसलर थे वो थे। तो 4 अफराद थे। हमने ये बात इसी प्रोग्राम में पहले भी की थी, अगर कोई साजिश होती तो डिफेंस अताशी जो है वो आर्मी चीफ को बता चुके होते, DGI को बता चुके होते, और अब तक कुछ ना कुछ वैसे भी ये जो चुका। डिप्लोमेटिक केबल है, जब 7 मार्च को ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक केबल आई, तो ये लिमिटेड लोगों तक इसका एक्सेस होता है। और इसका एक जो एक्सेस है, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के मामलात से ताल्लुक है, तो जो मेरे जराए ये डिप्लोमेटिक केबल 7 मार्च को ही DG ISI तक वो पहुंच गई थी। इवन डिफेंस अटैची भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने जाहिर है कि GHQ में भी ऑलरेडी इन्फॉर्म किया होगा, ब्रीफ किया होगा, लेकिन ये ऑलरेडी केबल DG ISI तक पहुंच चुकी थी। तो उसी को सामने रखते हुए वो ऑलरेडी इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि यकीनी तौर पर ये एक इसके अंदर जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो शायद सख्त किया गया हो, लेकिन ये कंक्लूजन ड्रॉ करना कॉन्स्पिरेसी हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसमें एक और जो पहलू है, आई थिंक 2-4 रोज पहले रियाज मोहम्मद खान, पाकिस्तान के बड़े मंझे हुए सफारतकार, सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा डिटेल आर्टिकल लिखा डॉन के अंदर। उसका जो उन्वान था वो यही था कि केबल कॉन्स्पिरेसी एंड पॉपुलिज्म। अब वो ना तो नून लीग के सपोर्टर हैं, ना वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उन्होंने प्योरली जो अपनी प्रोफेशनल जो उन्होंने कंक्लूजन की, और उन्होंने ये वहां पे बताया कि उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो सफारतकार हैं यूजली जो बाकी ममालिक के साथ जब आप बातचीत करते हैं, अमरीकी जो सफारतकार हैं यूजली उस तरह के मैनर्स और एटिकेट्स
का ख्याल नहीं रखते जो बाकी सफारतकार रखते हैं। अमूमी तौर पर वो बड़े ब्लंट होते हैं, बड़े कैंडिडेट होते हैं और इस तरह की डिस्कशंस होती रहती हैं। और उन्होंने कई हवाले भी दिए कि माजी में इससे भी ज़्यादा सख्त बातें, इससे भी ज़्यादा सख्त धमकियां पाकिस्तान को दी जाती रही, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि साजिश हुई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका पॉइंट था कि ये बात भी उन्होंने कहा कि हकीकत है कि जो बड़ी ताकतें हैं बाज़ दफ़ा रजीम चेंज के लिए माजी में एक तारीख रही है, कोशिश करती रही हैं, लेकिन उनके ख्याल में ये कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी जो बड़ी ताकत है किसी और मुल्क के अंदर अगर किसी गवर्नमेंट को तब्दील करना चाहती है तो वो बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट करेगी, आपको बाकायदा तौर पर इन राइटिंग आगाह करेगी की दावत कि हम आपके खिलाफ साजिश करें। हाँ, ये भी आपने कहा। दो तीन चीजें आपने इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, अच्छा वैसे मैं खबर आपको दे दूं, ये तो खैर पता ही है कि अब असद मजीद पाकिस्तान में है। असद मजीद अभी से पाकिस्तान में नहीं है। असद मजीद की जो अगली पोस्टिंग थी उसका उन्होंने जो चार्ज लेना था वो उन्होंने लेना है 27 अप्रैल को। तो उससे पहले उनके पास 20 से 22 दिन थे। उसमें उन्होंने, आपको पता है चूंकि आप कवर करते हैं, एक उनकी पेड लीव थी फैमिली के साथ, वो उन्होंने गालिबन इटली में गुजारी, फिर वो पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान में चूंकि उनके ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं शायद, वो एक टेम्परेरी उनकी पोस्ट क्रिएट हुई। और जो ये पीरियड है जिसमें उन्होंने अमेरिका का चार्ज छोड़ा और ब्रसल्स का चार्ज उन्होंने लेना है, उसकी जो पेमेंट होगी उसके अगेंस्ट एक पोस्ट क्रिएट हुई है, वजारत खजाना ने किया, और उसकी वहां से उनको सैलरी भी मिलेगी। और जब वो पाकिस्तान में थे, जब लोगों को नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में है, तो साबिक जो काबीना थी इमरान खान साहब की, दो अहम जो उनकी काबीना के अफराद थे अदर दैन शाह महमूद कुरैशी साहब, वो मुसलसल उनके साथ राब्ते में थे। और वो कुछ उनकी जो कॉल्स हैं वो गालबन वो उसका भी जायजा लिया गया होगा कि ये क्या बात हुई, कैसी सारी चीज़। लेकिन एक चीज़, असद मजीद एक बड़े एक रिफाइन किस्म की, बहुत रिफाइंड डिप्लोमेट पाकिस्तान के हैं। तो जिस तरीके से फॉरेन ऑफिस को मलाइन किया गया, फॉरेन सर्विस को मलाइन किया गया, एक ऐसी चीज़ जिसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसको खाम खा उसको एक एजेंडा बनाकर उन्होंने पेश किया। तो ये जो अब सवालात हैं, ये मेरे और आपके लिए नहीं खड़े हुए, ये सवालात खड़े हुए हैं पीटीआई के तमाम फॉलोअर्स के और उन सपोर्टर्स के। उनको अगर वो वाकई संजीदा है इस बात को डिग आउट करने के लिए कि क्या सच क्या है, झूठ क्या है, तो इमरान खान साहब का जो जलसा था 27 मार्च वाला गालबन, उसके अंदर जब उन्होंने वो खत लहराया था कि गैर किसी मुल्क ने मुझे लिखकर धमकी दी है, तो ये जरा उनसे मांग तो लें कि वो लिखी हुई धमकी तो हमें दिखा दें। एक चीज, दूसरा कामना, सच और झूठ की बात है। लोगों को खुदारा अपने जो सियासी मफादात हैं, ये हुक्मरानों को, लोगों को उसका ईंधन मत बनाए, मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। और ये जो सच और झूठ है फॉरेन पॉलिसी के मैटर पे नहीं रुका हुआ, ये इकोनॉमी के ऊपर भी चल रहा है, जिसका हम आगे जाके जिक्र भी करेंगे। लेकिन आप बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं तहरीक इंसाफ और उनके सपोर्टर्स। चलें सपोर्टर्स को तो छोड़ दें, जो सबसे पहले जो उनकी क़यादत है, कम अज कम आई एम कन्विंस्ड कि मुझे नहीं लगता कि इवन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो आज का एलामिया है उसके आने के बाद भी कि एक बहुत यूनानिमस मेरे ख्याल में जो सिविल और जो मिलिट्री की आदत है उनकी तरफ से क्लियर कट कहा गया कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं। लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब या जो उनके बाकी रहनुमा हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे। वो अभी भी इस बात पर मेरे ख्याल में अड़े रहेंगे कि उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर साजिश हुई है और अमेरिका उस साजिश के पीछे है। और इवन के वो तो अब मुतालबा भी कर रहे हैं कि हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो खुद उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो वो कैसे मानेंगे कि उनके खिलाफ या उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ जो इमरान खान साहब की थी साजिश हुई है। लेकिन नेवरदलेस मेरे ख्याल में ये बड़ा वाज़ेह हो गया है और अब इस कंट्रोवर्सी को हो तो ख़त्म जाना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि अभी ये जो तनाज़ा है इतनी जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ मानने वाली नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है वो मईशत को किस हाल में छोड़ के गई है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तो उस वक्त से एक बहस चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जो तहरीक इंसाफ है उनके दरमियान, और वो है कि जो गुज़श्ता तकरीबन 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही उसमें जो मईशत की क्या सूरत हाल रही। जाहिर है कि जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, उनका दावा है कि उन्होंने मईशत बड़े अच्छे हालात में छोड़ी है, जबकि दूसरी तरफ जो PMLN है वो बिल्कुल इससे इत्तफाक नहीं करती है। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो साबका वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन और जो अभी मुशीर ख़जाना है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, उनके दरमियान काफ़ी तकरार भी हो रही है, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स भी हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान
ये तो जाहिर है कि ये शहबाज ये मौक़िफ़ है कि दोनों जमातों का अपना अपना एक मौक़िफ़ है। इसी हफ्ते हमने देखा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की भी 2 रिपोर्ट्स आई हैं जो पाकिस्तान की मईशत की क्या सूरत हाल है। तो वो जो दोनों ये रिपोर्ट्स हैं, IMF से ही स्टार्ट करते हैं, वो किससे इत्तेफाक कर रहे हैं? क्या वो PMLN के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, या वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ठीक कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत के हालात जब उन्होंने छोड़ा तो बड़े अच्छे थे? देखिए कामरान, अगर पाकिस्तान की मईशत के हालात अच्छे होते तो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ओथ लेने के बाद जहाज पकड़ के इस वक्त अमेरिका में ना बैठे होते और वहां पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट USA और अमेरिकन हुकाम से और IMF के हुकाम से मुलाकातें ना कर रहे होते। एक बात शायद एक और बात, मतलब आपने लाइटर वे में जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात इतने अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते, तो इसका मतलब यह है कि अगर वाकई मईशत के हालात इतने अच्छे होते तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात खराब भी ना होते। देखिए ये भी एक वजह थी ना कि जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी। अब इसमें जो PMLN की हुकूमत का नैरेटिव है वो ये है कि वो एक प्रोजेक्टेड नंबर दे रहे हैं कि इस साल क्या हो सकता है। जो PTI की हुकूमत है उसने 9 माह जो है माली साल के कंप्लीट किए, 10वें महीने में उनकी छुट्टी हो गई और फिर उसके बाद अब जब ये लोग इख्तिदार में आए इन्होंने वजारत खजाना से ब्रीफिंग ली है और जो वजारत खजाना की ब्रीफिंग है वो अच्छे नंबर्स नहीं दे रही। उसमें सबसे जो खतरनाक नंबर अभी तक सामने आ रहा है वो ये है कि जो बजट का खसारा है वो तकरीबन 5,600 अरब रुपए तक हो सकता है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ GDP और एब्सोल्यूट में भी। लेकिन ये शौकत तरीन और तहरीक इंसाफ तो उसको कंटेस्ट कर रही है। 4,300 अरब रुपए का है। तो ये देखने वाली बात ये है कि जब 30 जून का नंबर आएगा वो क्या आएगा। इसके साथ वो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर की बात हो रही है, GDP ग्रोथ के नंबर की बात हो रही है, करंट अकाउंट खसारा जो है सबसे बड़ी बात। तो मेरा ख्याल बेहतर यही है जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सो कॉल्ड उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये IMF और वर्ल्ड बैंक जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम का हिस्सा है वो भी कभी कभी पॉलिटिकल लाइंस ले लेते हैं। और अगर वैसे ही ये कहते हैं कि साजिश अमेरिका की है तो IMF उनके कहने पे चलता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आई है। अच्छा, इसमें कामरान 2-3 जो बड़े नंबर जिसके ऊपर ज्यादा बहस हो रही है, सबसे ज्यादा जो इस बहस हो रही है वो करंट अकाउंट खसारे के ऊपर हो रही है। और ये हुकूमत जब पिछली वाली थी उन्होंने हमने कई दफ़ा जिक्र किया कि इस साल का जो उनका हदफ था करंट अकाउंट खसारे को उन्होंने कंट्रोल करने का, वो था कि जी 0.7% जो मैशियत का हजम होगा या 2.3 अरब डॉलर उसके बराबर करंट अकाउंट खसारा होगा। याद रहे कि 8 माह में पहले ये 12 अरब डॉलर हो चुका है और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने काफ़ी ताखीर से काम लिया है 9वें माह का जो मार्च का महीना है उसके करंट अकाउंट खसारे का नंबर रिलीज करने में। इस वक्त जो IMF ने अपनी असेसमेंट दी है उसके मुताबिक जो करंट अकाउंट खसारा ये होगा इस माली साल में वो होगा 5.3% जो इकॉनमी का हुजम है उसके बराबर, या कि अगर आप उसको डॉलर्स में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनेगा 18.5 अरब डॉलर। मतलब 2018 वाली ही सेम सिचुएशन जब तहरीक इंसाफ 6% ऑफ GDP था और 19 अरब डॉलर था। अब इनका एस्टिमेट है कि 18.5 अरब डॉलर या 5.3% ऑफ GDP, तो कोई फर्क नहीं है। एक तो ये बात क्लियर हो जाए तो ये सबसे बड़ा फर्क है। दूसरा जो GDP ग्रोथ की बात होती है क्योंकि इसका आपकी जॉब क्रिएशन से भी ताल्लुक होता है, उसके ऊपर जो IMF की जो फोरकास्ट है वो 4% की है, हुकूमत की जो अपना हदफ है वो 4.8 है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है 4.5। तो ये बाय लार्ज उसी लीग के अंदर है। लेकिन जो PMLN के टाइम पे लास्ट ईयर में उनका ग्रोथ रेट था वो 6.1% था, वो लहदा बात है वो सस्टेनेबल नहीं था, वो भी डेट फाइनेंस ग्रोथ रेट था। तीसरी चीज आ जाती है महंगाई। अब महंगाई के ऊपर काफी ज्यादा शोर पड़ा हुआ है। महंगाई बेतहाशा हो चुकी है पाकिस्तान में, इसकी बहुत सारी वजूहात है, वो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे या पहले भी हम कर चुके हैं। महंगाई का जो एस्टीमेट मेरे ख्याल में नंबर IMF नॉर्मली बड़ा कंजर्वेटिव होता है, इस दफा जो IMF ने नंबर दिया जो फोरकास्ट है उसका कि एवरेज जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह रहेगी जून को वो होगी 11.2%। इस जो हुकूमत गई है इसका हदफ था 8%। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जो है ना वो हिट यहाँ पे हुकूमत के जो पिछली थी उसको पड़ रही है। इसमें अगर देखा जाए तो जो एनर्जी इन्फ्लेशन है उसके अंदर उनका जो नंबर जो रिपोर्ट हो रहा है वो 25% है जो, और इसी तरह जो ये 25% एनर्जी इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आपका फॉर एग्जांपल इससे पहले जो बिल था 100 रुपए था वो 125 रुपए हो गया, हालांकि हकीकत में इससे कहीं ज्यादा, ये उसे ओवर एंड अबव इतना इंक्रीज आ रहा है। ये है IMF की एस्टिमेट्स। अब आ जाते थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक का। लेकिन वर्ल्ड बैंक से पहले आई थिंक एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आपकी मैशत इतनी अच्छी होती तो देखें दो जो मेजर इंडिकेटर्स हैं वो आपका बजट डेफिसिट वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है, करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी वजह से मिफ्ता साहब ने पहला जो काम किया
वो वाशिंगटन गए हैं IMF से मुज़ाकरात करने के लिए। तो ये कम से कम इस हद तक जो दावा है तहरीक इंसाफ का IMF की रिपोर्ट को सामने रखते हुए भी, ये फिर ठीक नहीं है कि वो कहते हैं कि हम हालात बड़े अच्छे छोड़ के गए हैं। ये बात ठीक है, बाय एंड लार्ज जो IMF की रिपोर्ट है वो ग्राउंड रियलिटीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। जो शौकत तरीन साहब की आपने अभी बात की, इनका कल जो ट्विटर के ऊपर एक्सचेंज हुआ उसके अंदर तरीन साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने जो PMLN के टाइम का डेट टू GDP रेशो थी, जो कर्जों का हजम था इकोनॉमी के मुकाबले में, वो उन्होंने ले ली पुरानी जो बेस थी इकोनॉमी की, उसके ऊपर 71.5%, अपनी उन्होंने नहीं की बता दी 66%। तो तरीन साहब ने डंडी मारी, लेकिन और दूसरा वो कहा कि कर्जों में इसलिए भी इजाफा हो क्योंकि रुपए की कदर में कमी हुई है। अब ये भी एक डिबेटेबल, इस पे हम बैठ के बात करते रहे हैं। जब मैंने उस पे तबसरा किया तो वो कहते हैं कि आपको नहीं पता कि वो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है एक्सचेंज रेट को जो भी है कंट्रोल करना या मेंटेन करना। और इसी बात पे तो शायद हमारी बहुत ज्यादा बहस भी हुई कि क्या स्टेट बैंक को इतनी ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। अच्छा, वो ये बात आपकी ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपके वैलिड हैं। वो तो अब उनके पास सवाल बात करने के अलावा और बचा कुछ नहीं। जब काम करने की बारी थी तब भी उन्होंने बातें की थी। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर मुझे जो चीज ज्यादा स्ट्राइकिंग लगी कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की आबादी का इस वक्त जो 34% जो है आबादी, वो उसकी जो डेली आमदन है वो $3.2 या आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर लगाएं तो तकरीबन 590 रुपए बनती है। अब जिस पाकिस्तान में हम आज रह रहे हैं, जहां पे एवरेज आपकी इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में है, एनर्जी इन्फ्लेशन 25% है, फ्यूल प्राइसेस हाईएस्ट ऑफ द हिस्ट्री हैं और आगे बढ़ेंगी, जो भी हम बात करेंगे IMF के शराइत की। तो ऐसी सूरत हाल में 590 रुपए जो एवरेज, ये एवरेज है, एवरेज डेली इनकम पाकिस्तानी की ज्यादा नहीं। और ये पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 34% या तकरीबन 7.5 करोड़ अफराद इस जो है वो $3.2 से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये है एक बड़ा चैलेंज। बाकी जो इसके नंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के भी, वो बाय एंड लार्ज वही है। इन्होंने करंट अकाउंट खसारा थोड़ा सा कंजर्वेटिव दिया, 4.4% का है, वो तकरीबन $16 अरब बनता है। चूंकि इनकी रिपोर्ट थोड़ी सी पहले आई थी, एक मतलब चंद दिन पहले, लेकिन उसके अंदर जो एस्टिमेट्स थे वो गालिबन दिसंबर के इन्होंने उसकी बेस पे किए हुए हैं। और इन्होंने जो बजट का खसारा है 6.3% दे रहे हैं, लेकिन अगेन वो भी हाई इसलिए होगा कि ये रीबेसिंग के ऊपर इन्होंने दिया है। महंगाई की शरह ये तकरीबन 11.25% के करीब दे रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज अगर आप बात करते हैं तो जो PMLN बात कर रही है कुछ गलत बात नहीं कर रही। और यही वजह है कि आज मिफ्ता इस्माइल अमेरिका बैठे हुए हैं और वहां पे किन लोगों से मुलाकातें होंगी, क्या में ब्रेक के बाद बात करते हैं। लेकिन इन तमाम हकायक और इन तमाम अदाद-ओ-शुमार के बावजूद ये भी मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है वो अभी भी मौजूद है। जो उन्होंने पेशावर, कराची और फिर कल लाहौर में जलसा किया, बड़े जलसे किए, तो इसका मतलब ये है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं कते नजर इसके कि जो उनकी कारकर्दगी क्या रही वो उनके बयानिए को अभी भी मानते हैं। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्यों वॉशिंगटन गए हैं। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे जिक्र कर रहे थे कि मुशीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान की जो मईशत इस वक्त मुश्किल से दो चार है, उसको किस तरीके से निकालना है। उसका एक जो हल है वो है कि IMF के साथ जो हमारा प्रोग्राम है उसको बहाल किया जाए। तो कम अज कम मिफ्ता साहब ने, इस गवर्नमेंट ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में एक काम तो किया कि क्लैरिटी उनको है कि फ्रॉम डे 1 उनको पता है कि IMF के साथ प्रोग्राम बहाल करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की तरह नहीं कि आपने 9 महीने लगा दिए यही सोचने में कि IMF में जाना है या नहीं जाना। तो एटलीस्ट इस हद तक तो उन्होंने एक स्टेप ठीक लिया है। खैर, उनकी डायरेक्शन ठीक है और अप्रोच भी ठीक है। और अभी तक मुझे मिफ्ता इस्माइल की जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी नजर आ रही है। आगे क्या होता है वो तो हम साथ साथ उनको कवर करते रहे। खास करके जब लंदन में साग डार से मुलाकात हुई, उसके बाद उनका क्या नुक्ता नजर है? लंदन यात्रा जो थी जाते हुए अचानक थी, वापसी जो है वो शेड्यूल का हिस्सा थी। तो गालिबन इनको कहा गया कि आइए जरा जाते हुए सलामी लेते जाए, थोड़े से मशवरे कर लें डार साहब से। तो अब डार साहब के मशवरे के बाद अब वो अमेरिका लैंड कर चुके हैं। तो नाज़रीन, जो बात हो रही थी IMF के प्रोग्राम की, ये बात आ चुकी है कि 5 बड़ी शराइत इस वक्त IMF ने रखी है पाकिस्तान के सामने। अगर पाकिस्तान संजीदा है कि जो इसका सस्पेंडेड प्रोग्राम है उसकी बहाली के लिए कर्जे की किस्त तकरीबन $96 करोड़ या $1 अरब बनती है और एट स्टेक है ओवरऑल पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल सेक्टर की वायबिलिटी। इसके अंदर जो बड़ी शराइत है कि जो इस वक्त तकरीबन 21 रुपए से लेकर 51 रुपए फी लीटर हुकूमत सब्सिडी दे रही है फ्यूल की, ना सिर्फ उसको वापस लिया जाए बल्कि उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है और पेट्रोलियम लेवी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो वसूली उसकी शुरू की जाए। दूसरा इसके अंदर है जो एक इंतहाई गलत फैसला था साबिक वजीर आजम इमरान खान साहिब का कि उन्होंने जाते जाते भी एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे दी। तीसरी थी उनके दौरे हुकूमत की, वो IMF कह रहा है कि वापस लें। और जो मेरे जराये के मुताबिक
इसके हवाले से एफबीआर ने एक ऑर्डिनेंस तैयार करके भेज दिया है लॉ डिवीजन में वेटिंग के लिए कि ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है इसको वापस लिया जाए। लेकिन सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि क्या सदर आरिफ अलवी साहब काम करेंगे, वो उसकी मंजूरी देंगे कामरान, ये एक चीज है। तीसरा, इसके अंदर उन्होंने जो बात की है कि कुछ नए टैक्स मेजर्स लेने पड़ेंगे हुकूमत पाकिस्तान को अगर वो चाहती है कि प्रोग्राम बहाल हो। इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल का ये मौकिफ है कि चूंकि हम बजट से तकरीबन 1-1.5 माह दूर है अब, तो इस स्टेज के ऊपर टैक्स मेजर्स लेना मुनासिब नहीं होगा, तो इसको डेफर कर दिया जाएगा टिल द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू बजट। ये तीसरी बड़ी शर्त है। चौथी उनकी ये शर्त है कि आप फिस्कल सेविंग्स करें, जहां जहां से कटौती हो सकती है वो अपनी बचत करें। और पांचवी, बिजली की कीमतों में इजाफा। ये बिजली की कीमतों में कई दफा इजाफा पहले भी हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है अगेन मिफ्ता इस्माइल का ये ख्याल है कि ये वाली जो शर्त है ये भी पेंड हो सकती है, क्योंकि फौरी तौर पर इसका बजट के ऊपर शायद इतना इंपैक्ट ना आए, क्योंकि कहते डिले है। बजट की कॉस्ट तब बुक होगी जब इसको हम बजट के ऊपर चार्ज करेंगे। तो अगर वो 5600 अरब रुपए का डेफिसिट दिखाएंगे तो इसका मतलब है कि यहां से सब्सिडी को पे कर देंगे, अगली दफा इनको 1 जुलाई से उसकी जो कीमतें हैं उसमें इजाफा करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो तमाम शराइत हैं, इसका मतलब यह है कि अगर उसमें से चलें कुछ जो शराइत हैं उनको कुछ अरसे के लिए वो डिले कर भी देते हैं, लेकिन अगर बाकी शराइत पर भी अमल दरामद होता है। सबसे बड़ा जो फैसला है कि अगर वो जो रिलीफ पैकेज का जिसका ऐलान किया था साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, अगर उसको वो वापस लेते हैं तो एकदम से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, महंगाई का फिर बढ़ने का खदशा है। तो डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट वैसे ही कोalition गवर्नमेंट है कि प्योरली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक विजडम ये फैसले ले सकती है? अदरवाइज तो आपको पता है कि हमारे यहाँ हमेशा फिर पॉलिटिक्स आड़े आ जाती है, अवाम कैसे रिएक्ट करेगी उसको भी देख के किया जाता है। डू यू थिंक दैट इनके पास विल है कि प्योरली इकोनॉमिक विजडम के ऊपर ये फैसले करें? मुश्किल है कामरान, ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। अभी तक इन्होंने जो विल शो की है कि ये करना चाहते हैं। पहली बात होती है इंटेंशन की, तो इनकी इंटेंशन तो पॉजिटिव लग रही है, लेकिन सिर्फ इंटेंशन के ऊपर काम नहीं चलते, आपको फैसले करके दिखाने पड़ते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था शहबाज शरीफ साहब का गलत फैसला था कि उन्होंने डिले कर दिया, लेकिन एक हद तक उनकी ये बात ठीक थी कि एक हुकूमत जो जिसको आए हुए 3-4 दिन हुए थे और काबीना की भी उस वक्त तश्कील नहीं हुई थी, तो ऐसे वक्त में इतना बड़ा फैसला करने मुश्किल हो जाता है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी अलाय हो और पीपल्स पार्टी का एक प्रो पीपल और प्रो पुअर उनका एक हिस्टोरिकली स्टांस रहा। लेकिन कामरान ये सब कुछ करना क्यों जरूरी है, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। एक मेरे ख्याल में अगले 3 माह हम लोगों को अपनी डिक्शनरी से रिलीफ का जो लफ्ज़ है वो शायद निकाल देना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो हालात हैं, रिलीफ की तो सूरत हाल बनती नहीं है। ठीक है, हुकूमत कॉस्मेटिक मेजर्स करेगी, कुछ सिंबॉलिकली वो चीनी की कीमत भी कम कर देगी, आटे की भी कम कर देगी, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। रमज़ान गुजरेगा, ये चीज़ें वापस भी हो जाएंगी, बजट नहीं है, पैसे नहीं है, ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने लिख के दिया हुआ था IMF को कि जून तक हम जो प्राइमरी बजट का जो हमारा खसारा है वो नहीं होगा, बल्कि हम नॉमिनल उसमें सरप्लस दिखाएंगे 25 अरब रुपए। अब ये क्या चीज़ थी कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद बाकी जो पैसा बचेगा वो हमारा जो आमदन है वो हमारे अखराजात से 25 अरब रुपए ज्यादा होगी, वो एक ना होने वाली बात थी। अब जो रिवाइज एस्टिमेट्स वजारत खजाना ने PMLN को दिए या फिर मिफ्ता इस्माइल ने उसको काबीना में पेश किया, तकरीबन 1300 अरब रुपए का प्राइमरी बजट खसारा। तो इसको जितना वो नीचे की तरफ लेके आए उतना ही जल्दी इनको ये सारे इकदाम करने पड़ेंगे। तो ये चैलेंज है हुकूमत के सामने, टफ सिचुएशन है। और दूसरी तरफ देखें कि जब शहबाज शरीफ का इलेक्शन हुआ, वज़ीर आज़म वो बने, तो कुछ दिनों के लिए आपने देखा कि एक तो डॉलर जो है वो कम हुआ और स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई, लेकिन ये हफ्ता कोई अच्छा नहीं रहा। दोबारा वही कि रुपए की कदर में कमी हुई है, 5.5 रुपए और स्टॉक मार्केट भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो इसको मतलब हाउ डू यू सी इट कि ये क्या इसका मतलब है कि जो इनिशियल जो पॉजिटिव सेंटिमेंट वो कहते थे वो एकदम से एवेपोरेट हो गया? देखिए, जो स्टॉक मार्केट का ब्रोकर है या वो बंदा जो पैसे कमा रहा है एक्सचेंज रेट में इन्वेस्ट करके डॉलर में, तो उसके लिए तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। गवर्नमेंट का जाना भी उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और एक नई हुकूमत का आना भी उसके लिए एक मौका है जिसके वो पैसा बनाता है। हाँ, उससे क्लैरिटी आ गई थी कि जिस तरह की जो हाल कर दिया था साबिक वज़ीर आज़म ने कि पता नहीं है मार्शल लॉ लग रहा है मुल्क के अंदर, पता नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है नहीं हो रहा, पता नहीं किसी को सह किया जा रहा नहीं किया जा रहा, इस किस्म के हालात को इन्वेस्टर लाइक नहीं करता। तो वो एक जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई थी और उसके बाद उसको मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन
उसके बाद फिर बात तो वही आ जाती है कि आपके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं। वो हैं जी आपके तकरीबन 10.8 अरब डॉलर, उसमें से भी तकरीबन 10 अरब डॉलर दूसरे ममालिक के, हमारे तो है नहीं। तो करंट अकाउंट खसारे का एक बड़ा नंबर है, उसको आपने कैसे पूरा करना है। तो ये वो सारे फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी और रुपया जो है अंडर प्रेशर आएगा। आज ये कहा जा रहा है कि एक दिन में एक वक्त के ऊपर ये दोबारा 188 को टच कर गया था रुपया इंटरबैंक मार्केट में। जो कुछ जराए बता रहे हैं कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फिर कुछ खजाने के मुंह खोले हैं, तो इसकी कदर में थोड़ी सी बेहतरी आई है। ये चीज़ अब देखने वाली बात है। मिफ्ता इस्माइल उनकी वाशिंगटन में जो कुछ अहम मुलाकात हैं, जिसमें ट्रेजरी डिपार्टमेंट में उनकी सबसे अहम मुलाकात है, वो हम बताएंगे जब वो मुलाकात कर लेंगे। अभी नहीं हम बताएंगे किन से वो वहाँ पे मिल रहे हैं। तो वो अगर कामयाब हो जाती है, कुछ IMF सॉफ्ट हो जाता है, तो अगला प्रोग्राम जब हम करेंगे नेक्स्ट वीक में, तो उस तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी और इसके लिए मेरे ख्याल में वही वाली बात है कि बहुत डिपेंड करता है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं। अगर कामयाब हुए तो जाहिर है कि मार्केट में उससे पॉजिटिव सिग्नल जाता है, तो शायद फिर कुछ स्टेबिलिटी आपको देखने को मिले। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक और, ये जो गवर्नमेंट एक फैसला लेने जा रही है जिसके नतीजे में जो जस्टिस काजी फायज ईसा में वो अफराद मुबैना तौर पर जिन्होंने उनका या उनके खानदान का टैक्स का डेटा लीक किया था, तो हो सकता है कि अब वो कानून के शिकंजे में आ जाएं। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने खास करके जो जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस जो दायर हुआ, जो उससे मुतालिक जो टैक्स की तफसीलात थी, जो FBR के जरिए ज़ाहिर है कि उस रेफरेंस में भी शामिल की गई, तो उसमें यह खदशा ये था क्योंकि अंडर द लॉ इस तरह के जो प्रोटेक्टेड होते हैं, जो भी ये तफसीलात हैं टैक्स की, वो देने के आप मजाज नहीं है FBR। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ज़ाहिर है कि एक ऑर्डिनेंस लाया, और उस ऑर्डिनेंस का मकसद यही था कि कल अगर किसी सरकारी एहलकार के खिलाफ या किसी और के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो उसको रोका जा सके। लेकिन शहबाज, अब ये खबरें आ रही हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट है, ये उस जो मुजवज़ा या जो कानून था, ये ऑर्डिनेंस है, उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा या उनके ख़ानदान से मुतालिक जो भी टैक्स तफसीलात FBR से लीक हुई, किसी ने लीक की, तो वो एहलकार अब कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। ये बात हमें मिफ्ता इस्माइल ने जब उनका इंटरेक्शन हमारे साथ हुआ बिफोर गोइंग टू वाशिंगटन, तो उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ एक दोस्त ने, जर्नलिस्ट ने किया कि एक सेक्शन 216T इन्होंने डाला था इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस में, क्या आप उसको वापस लेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा जी हम वापस लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दें, ये है क्या। नाज़रीन, चालाकी से 2 काम किए थे पिछली हुकूमत ने, और उसमें FBR के लोग जो आज भी FBR में अहम पोजीशंस पे कायम है, उनका उसमें पूरा किरदार था वो काम करवाने में। वो ये था कि जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है उसका एक सेक्शन है 216, उस सेक्शन के तहत आप जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं हो सकती। उस सेक्शन के अंदर इन्होंने एक जाके सब सेक्शन ऐड किया, T 216T, T फॉर टी। तो उसके तहत इन्होंने FBR को इजाजत दी कि ये जो इंफॉर्मेशन है पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की, ये डिस्क्लोज हो सकती है। और ना सिर्फ ये, अभी से चूंकि अमेंडमेंट इन्होंने अभी की थी लॉ के अंदर, इसकी इजाजत दे दी 2001 से। यहां से क्लियर एक मेलाफाइडी इनकी साबित होती थी। ना सिर्फ इन्होंने ये काम किया, एक और फिर ऑर्डिनेंस आता है 15 जनवरी 2022, जिसके जरिए आपके ऊपर 360 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए थे। उस ऑर्डिनेंस के अंदर एक इन्होंने और काम किया, एक सेक्शन 198 था इसी लॉ का। उस सेक्शन में यह कि अगर 216 की कोई भी FBR का जो अफसर है उसकी खिलाफवर्जी करता है, तो 198 के अंदर जाकर उसको सजा है। सजा में उसको जुर्माना तो कम है, लेकिन 1 साल की कैद भी है। तो इधर से इन्होंने 2001 वाला तक इन्होंने इजाजत दी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, और दूसरी साइड पे 198 का सेक्शन खत्म करके वो जो पनिशमेंट थी उसके भी खत्म वो भी एक जो पॉसिबिलिटी थी इन्होंने बंद कर दी, और ये भी काम किया गया 2001 से। तो कामरान, ये इसका बैकग्राउंड था, ये क्लियर मेलाफाइडी थी। और जो हम इसी प्रोग्राम के जरिए बात कर चुके हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो FBR ने दी थी वो इन्होंने इलीगल दी थी, और इसका जो सबूत है आपके और मेरे कहने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उसको रिजेक्ट किया, जस्टिस काजी फायज ईसा वाला, तो उसके, और जिसको अब रिग्रेट करते हैं हमारे साबिक मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कि मेरे से गलती हो गई, पता नहीं किसने की किसने नहीं की। आपस में बयानबाजी चल रही है, फवाद चौधरी कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर जो सिंगल जो जज थे जस्टिस यहया अफरीदी का एक माइनॉरिटी, उनका एक नोट था। ये नोट पढ़ने के काबिल, और कई दफा टीवी पे डिस्कस भी हो चुका है, और इसकी आज मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी आज इसकी अहमियत है, क्योंकि ये फैसला करेगा कि फिर केसेस कैसे बनेंगे। ये नोट ये कहते हैं कि सेक्शन 216
of the Income Tax Ordinance 2001 commands confidentiality of the information of a tax filer and breach thereof exposes the delinquent to penal consequences under section 198 जिसको इन्होंने delete कर दिया है, and 199 of the ordinance. Such consequences are attracted in the present case to those giving the unlawful directions, namely chairman ARU Asset Recovery Unit जो उसका शहजाद अकबर थे, with the concurrence of Federal Law Minister Dr. Farooq Naseem, the tax official executing the unlawful directions in the breach of section 216 of the ordinance, and finally the worthy Prime Minister, who despite clear and unanimous finding of misdoings of the named delinquent by this court retained them in positions of authority. बंदे फारिग नहीं किए थे. अब जाते जाते खबर दे, लेकिन ये क्योंकि माइनॉरिटी जजमेंट है और डिसेंटिंग नोट है, बट कानूनी जो नुकात आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उन्होंने एस्टैब्लिश हो गए, ठीक है, ये इन्फोर्स नहीं होती उस तरह. ये उनका व्यू पॉइंट है जो मौजूद है. अब बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन FBR को तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ इस सिलसिले में इंटरव्यूज भी हुए हैं. और वन ऑफ द रीजंस जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि रिप्लेसमेंट हो सकती है टॉप हायरार्की की FBR में, उसमें ये एक वजह भी है कि लेगेसी है, एक बैगेज है, इसको क्लियर करना है. और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कुछ लोग अफराद के इंटरव्यूज भी किए हैं, 2 उसमें गालिबन FBR के हैं, एक शायद खातून थी, एक मेंबर IR ऑपरेशन नहीं मेंबर IR कस्टम्स, उनका इंटरव्यू हुआ है, और 2 DMG के अफसरान हैं. तो इस वक्त जो जुस्तजू है वो एक नया चेयरमैन FBR तलाश करने की चल रही है. तो मेरा ख्याल है, अच्छा इसमें एक और जो कैच है, ये जो 198 वाली क्लॉज डिलीट हुई है ना कामरान, ये हुई है थ्रू ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस लैप्स कर रहा है 15 मई को. तो फिर तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो ऑर्डिनेंस खत्म, और फिर यकीनन ये जो जस्टिस काजी फायज ईसा वाला जो रेफरेंस है वो यकीनन जिन ऑफिशियल्स का, जिन रहनुमाओं का अभी जिक्र किया है शहबाज ने, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं. बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही. मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.